हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिवीजन कौन से टॉपिक का, लेबर कॉस्ट। सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और वहां पे मैं कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रिवीजन सीरीज बना रहा हूँ, जहां पे मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ आप सबके साथ। चैप्टर का नाम है लेबर कॉस्ट या फिर एम्प्लॉय कॉस्ट। तो अगर आप इस चैप्टर को रिवाइज करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास तौर से बनाया जा रहा है। मेरा नाम है ईशान गुप्ता और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाउंडेशन के लेवल पे पढ़ाता हूँ और इस चैनल के थ्रू मैं अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ ताकि उनको सबसे बेस्ट से बेस्ट सपोर्ट मिल सके। तो आज के इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ अपने सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए। और सीए इंटरमीडिएट में जैसा मैंने बताया, मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर चैप्टर का नाम है लेबर कॉस्ट। और मैंने क्या किया है, पूरे के पूरे टॉपिक को छोटे छोटे वीडियोस के अंदर, छोटे छोटे रिविजनल वीडियोस के अंदर कवर करने की कोशिश की है और पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल जो सी इंस्टीट्यूट इशू करता है उसको कवर करने की कोशिश करी है। अगर आपके पास सी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल नहीं है तो आप इसकी डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और साथ के साथ स्टडी कर सकते हैं। तो ये लेबर कॉस्ट का पहला वीडियो होने वाला है और हम उसके अंदर ये टॉपिक्स कवर करेंगे। पहले तो लेबर यानी कि एम्प्लॉय कॉस्ट की डेफिनेशन आएगी सिंपल सी। उसके बाद कुछ की टर्म्स आएंगे जैसे कि टाइम कीपिंग, टाइम बुकिंग, टाइप्स ऑफ डिडक्शंस होंगी जैसे कि प्रोविडेंट फंड, ईएसआई, फिर आइडल टाइम जिसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपके स्टडी मटेरियल में गिवन है, इसको भी स्टडी करेंगे हम। तो एक एक करके चलते हैं। तो आज का ये वीडियो जो है बहुत ही सिंपल सा होने वाला है। ये बेसिकली फाउंडेशन ले डाउन करेगा। किस चीज के लिए फाउंडेशन ले डाउन करेगा? आपके पूरे के पूरे चैप्टर के लिए। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है, एक डेफिनेशन है, एम्प्लॉय कॉस्ट इज वाइडर टर्म विच इंक्लूड्स वेजेस, सैलरी, बोनस, इंसेंटिव्स एक्सेट्रा पेड टू एम्प्लॉयर एंड चार्ज टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट एज लेबर कॉस्ट। कहना क्या चाह रहे हैं बच्चों, ये ध्यान से समझिए। अब होता क्या है, जब भी हम अपने यहाँ पे किसी भी लेबर को, लेबर मतलब वो हो गए जो आपके फैक्ट्री में काम कर रही है, या फिर एम्प्लॉय को रखते हैं तो हम उसको सैलरी देते हैं या फिर वेजेस देते हैं। वेजेस ज्यादातर टर्म यूज होता है जो लेबर होती है, जो फैक्ट्री में काम कर रही होती है उसके लिए, और सैलरी ज्यादातर एम्प्लॉइज जिसको बोलते हैं ना, जो ऑफिस में काम कर रहे हैं उनके लिए यूज होता है। तो इनको हम ये पे करते हैं। बट इसके साथ के साथ और भी खर्चे होते हैं जो लेबर ओरिएंटेड होते हैं। ध्यान रखिए बच्चों, वेजेस सिर्फ बेसिक वेजेस नहीं होती जो आप पे कर रहे हैं। कोई भी और खर्चा यानी कि एनी अदर कॉस्ट incurred in relation to employment। मतलब क्या हुआ मेरा, क्योंकि आपके यहाँ पे कोई एक बंदा काम कर रहा है, उसकी वजह से आप उसके खर्चे इनकर कर रहे हैं। जैसे कि आपने उसको चाय दी, बिस्किट दिए, लंच दे रहे हैं, कोई भी ऐसा खर्चा कर रहे हैं तो वो सारे के सारे खर्चे क्या होंगे, यहाँ पे इंक्लूड होंगे। तो होपफुली आपको ये समझ में आ रहा हो कि लेबर कॉस्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं है जो आप लेबर का पेमेंट कर रहे हैं यानी कि वेजेस या सैलरी या फिर बोनस वगैरह, उसके अलावा कोई भी खर्चे कर रहे हैं वो भी लेबर कॉस्ट में इंक्लूड होता है। क्योंकि मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग सिखा रहा हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है कि आपको जितना भी खर्चा हो रहा है लेबर पे, सब कुछ इंक्लूड करके चलना है। तो इसे बोलते हैं लेबर कॉस्ट। और लेबर कॉस्ट दो तरीके की होती है, एक होती है डायरेक्ट लेबर और एक होती है इनडायरेक्ट। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये सारे टर्म्स आपको ऑलरेडी क्लियर होने चाहिए। ये वीडियो रिवीजन पर्पज से है तो ये इसके अंदर मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट फास्ट पिक कर रहा हूं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट तो अल्टीमेटली ओवरहेड के चैप्टर का पार्ट बन जाता है। जैसे कि हमने मटेरियल के चैप्टर में किया था ना, इनडायरेक्ट मटेरियल कहां पे जाके जुड़ गया था, ओवरहेड। और उसी तरीके से डायरेक्ट लेबर आता है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट यहाँ पे हम इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 जो आपके सी इंस्टीट्यूट का है, इसके अंदर स्टडी करेंगे। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आइडेंटिफाई कैसे करें? जो भी लेबर प्रोडक्शन एक्टिविटी से लिंक रखती है, डायरेक्टली लिंक रखती है प्रोडक्शन एक्टिविटी से, उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट लेबर।
और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो उसकी कॉस्ट एसोसिएटेड है, जो प्रोडक्शन एक्टिविटी से लिंक नहीं रखती उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट लेबर, यानी कि इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, उसके रिस्पेक्ट में जो कॉस्ट इंकर कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अपनी फैक्ट्री के अंदर एक मिस्त्री रखा हुआ है जो फर्नीचर बनाता है, तो मैं जितना मिस्त्री का पेमेंट कर रहा हूँ वो डायरेक्टली किससे एसोसिएटेड है, प्रोडक्शन लेवल से। अगर मैं नंबर ऑफ मिस्त्री बढ़ा दूंगा तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन लेवल भी चेंज हो जाएगा। तो प्रोडक्शन एक्टिविटी के साथ जो डायरेक्टली लिंक रखता है उसे बोलते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और जो नहीं रखता उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इनडायरेक्ट के अंदर जैसे कि चौकीदार हो गया, किसी चौकीदार को हम लेबर या एम्प्लॉय में काउंट करेंगे बट उसका कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी से लिंक नहीं होता। तो इस चीज को देखते हैं, तो आप बच्चों इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, जो मैंने हाईलाइट कर रहा हूं फटाफट से साथ साथ में। नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो यहाँ पे भी कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, विच कैन बी एट्रीब्यूटेड टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट, विच कैन नॉट बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू दी पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट। नहीं समझ सकते हैं, जैसे मैंने बताया, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, डिफरेंस लिखे हुए हैं, तो डिफरेंस को आप सिंपली पढ़ लीजिएगा। एम्प्लॉइज हु आर डायरेक्टली इंगेज्ड इन प्रोडक्शन, एम्प्लॉइज हु आर नॉट डायरेक्टली इंगेज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। तो ये वाला सिंपली एक इंट्रोडक्शन वाला हिस्सा कवर किया है हमने, तो आप बाकी सारी थ्योरी एक बार रीड कर सकते हैं, बट ये समझ में आना जरूरी है। क्यों समझ में आना जरूरी है? क्योंकि आगे के कॉन्सेप्ट इन पे बेस्ड होंगे। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय या लेबर कॉस्ट कंट्रोल। अब यहां पे एक ये वाली स्टेटमेंट मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है बच्चों, इसको ध्यान से समझिए। द एम शुड बी टू कीप द वेजेस पर यूनिट, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट टर्म देखिए क्या है, ये वाला पर यूनिट ऑफ आउटपुट एज लो एज पॉसिबल। समझते हैं कैसे, देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव अगर मैं ये रखता हूं कि मेरा ऑब्जेक्टिव है लेबर कॉस्ट को कम से कम रखना, तो मेरे पास दो लेबर हैं, एक लेबर है जो मेरे से 300 रुपए दिन का लेती है और एक लेबर ऐसी है जो 100 रुपए दिन का लेती है। अगर सिर्फ इतना ही डाटा गिवन है हमें तो ऑब्वियसली बात है मैं 100 रुपए पर डे वाली लेबर को लेकर आऊंगा, बट ये वाली लेबर बनाती है 10 यूनिट्स एक दिन में और ये वाली लेबर बनाती है 2 यूनिट्स एक दिन में। तो अब बताइए आप कौन सी लेबर को लेकर आना चाहेंगे? ऑब्वियसली बात है इस वाली लेबर को। पर बच्चे कहेंगे सर इसके अंदर तो आप लेबर कॉस्ट ज्यादा इनकर कर रहे हो। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 300 रुपए देके 10 यूनिट्स बना रहा है वो, तो वो 30 रुपीज पर यूनिट इनकर कर रहा है, जबकि इस वाले केस के अंदर वो 50 रुपए पर यूनिट इनकर कर रहा है। तो देखा जाए तो ये वाली लेबर, ये वाला जो लेबर है, ये वाला पर यूनिट के हिसाब से लेबर कॉस्ट कम इनकर कर रहा है, हेंस हम ये वाली लेबर को सिलेक्ट करेंगे रादर देन नीचे वाली लेबर को। तो यही चीज यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, द एम शुड बी टू कीप द वेजेस पर यूनिट ऑफ आउटपुट एज लो एज पॉसिबल। फिर उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हिसाब से बना रखा है, ये तो थ्योरी वाला पार्ट है, आपको रीड करना चाहिए। एक आधे बच्चे का मेरे पास सजेशन भी आता कि सर थ्योरी को अगर आप कर सकें तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए, इससे क्या होगा हमें हेल्प मिलेगी। थ्योरी को एक्सप्लेन तो मैं कर दूंगा बट रेलेवेंट थ्योरी को एक्सप्लेन करूंगा ज्यादा बेटर है। इन वाली थ्योरीज को ना थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं मैं, जहां पे मुझे लगेगा कि बहुत थ्योरी जरूरी है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बच्चों के जो भी कमेंट्स वगैरह आते हैं बहुत ही ध्यान से पढ़ता हूँ और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके इसके लिए मैं ध्यान रखता हूँ। तो पहला होता है पर्सनल डिपार्टमेंट। पर्सनल डिपार्टमेंट, आप एक कंपनी में इमेजिन करिए, एक फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर डिपार्टमेंट का अपना अलग फंक्शन होता है। पर्सनल डिपार्टमेंट का फंक्शन क्या होता है कि भाई रिक्रूटमेंट करना, जैसे यहाँ पे देखिए पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है, ऑन रिसिप्ट ऑफ एम्प्लॉय रिक्विजिशन, यानी कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग डिपार्टमेंट को लोग चाहिए तो उसकी रिक्वेस्ट ये लेता है। इंजीनियरिंग एंड वर्क्स डिपार्टमेंट, ये ट्रेनिंग, गाइडेंस, सुपरविजन ये सब प्रोवाइड करता है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ये देखता है भाई कि जो एम्प्लॉय आएंगे उनको किस तरीके की ट्रेनिंग देनी है, उनको काम के लिए रेडी करना है हमें, इस तरीके से प्रोसीजर्स डेवलप करता है। टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट क्या करता है भाई, किस बंदे ने कितना काम कहाँ पे किया, जब फैक्ट्री के अंदर आप आ रहे हैं, फैक्ट्री से जा रहे हैं तो उसकी टाइम की नोटिंग करना। तो इस चीज को टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट का थोड़ा सा रोल अभी डिटेल में भी स्टडी करेंगे, थ्योरी आगे भी गिवन है। जैसे कि आप मान लीजिए फैक्ट्री के अंदर एंटर कर रहे हैं,
फैक्ट्री से जा रहे हैं। जब बच्चों आप अपनी आर्टिकलशिप में जाएंगे ना, आपके साथ भी ऐसे ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपको लेबर बना दिया जाएगा एकदम ही, बट वो ना एक थंब सेंसर होता है, उस पर लगाते हैं और इन पंच आउट होता है। तो अभी मैं उसके बारे में और बातें करूंगा। पेरोल, पैसा कितना पेमेंट करना है। कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, भाई कौन सी लेबर किस क्लास में है, कितने मैनेजर्स हैं आपके पास, कितनी डेली वेजेस वाली लेबर है, तो अलग अलग क्लासिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल एक थ्योरी का टॉपिक है ये, आप इसको रीड कर लेना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार रीड जरूर कर जाइए। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, तो इसको आप सिंपली रीड ही करेंगे। ये अगेन थ्योरी वाला टॉपिक आ गया है, आप इसको रीड कर लीजिए, इतना कुछ कवरेज वाला पार्ट नहीं लगता मुझे। चलो, ये आता है, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है एग्जाम के ऊपर। जैसे मैं आपसे डिस्कस कर रहा था ना टाइम कीपिंग के रिगार्डिंग, तो टाइम कीपिंग के रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव क्या होता है भाई, कि जैसे मान लीजिए ये एक फैक्ट्री है। देखिए, मैं आपको एक हल्का सा इमेजिन करवा के समझाता हूँ। यहां से फैक्ट्री में लेबर आई। एक मूवी भी याद आती है मुझे एग्जाम्पल के तौर पे, वो इरफान खान की मूवी थी, हिंदी मीडियम थी या इंग्लिश मीडियम थी, जहाँ पे वो अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए जाता है स्कूल के अंदर, दिल्ली के स्कूल के अंदर दिखाते हैं। और वो दिखाते हैं कि दिल्ली के स्कूल में एंटर करने के लिए वो थोड़ा गरीब बन के रहता है और पता नहीं किसी पुराने मोहल्ले में जाके रहता है, और वहां पे लेबर कितना काम करने जाता है एक फैक्ट्री में। एक मूवी है, शायद इंग्लिश मीडियम है, तो वहां पे दिखाते हैं कि भाई लेबर का कितना टाइम का ध्यान रखा जाता है। तो लेबर, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे गेट के अंदर से एंटर कर रहे हैं, तो आपका टाइम नोट कर लिया जाएगा कि आप 8 बजे एंटर करे हैं। 8 बजे से लेके आप पूरे दिन काम कर रहे हैं, कितना बीच में लंच ब्रेक देना है, जिसे हम आइडल टाइम बोलते हैं, इसके बारे में भी आगे बात होगी। और कितना काम करते हैं, कहाँ पे काम करते हैं, कितना वॉशरूम जाते हैं, कितना बातें करते हैं, कितनी प्रोडक्टिविटी है, सब कुछ नोट किया जाता है। और फिर बाहर निकलते हैं, जैसे पंच आउट करते हैं 5 बजे या 6 बजे, जो भी टाइम पीरियड पे। तो ये आने से लेकर जाने तक का पूरे का टाइम का हिसाब किताब रखा जाता है। इससे कॉस्टिंग निकालने में बहुत हेल्प मिलती है। तो मेथड्स ऑफ टाइम कीपिंग, यहाँ पे मेथड्स ऑफ टाइम कीपिंग की बात कर रहे हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले टाइम कीपिंग का मेथडोलॉजी, आने और जाने का। अटेंडेंस रजिस्टर, जैसे वो एंटर किया, लेबर एंटर कर रहे हैं, तो अटेंडेंस रजिस्टर रखा है, वहां पे अपना टिक करना। ये पुराना स्टाइल हो चुका है, बट आज भी इंडिया में काफी अपनाया जाता है। मेटल डिस्क या टोकन नंबर, जैसे जितनी लेबर आ रही है 1 2 3 4 5 6 लेबर करके टोकन नंबर देते जा रहे हैं। पंच कार्ड, अटेंडेंस, महीने का एक पंच कार्ड दे दिया, जितनी बार आ रहा है पंच इन पंच आउट कर रहे हैं। या बायोमेट्रिक अटेंडेंस, इसके बारे में बच्चों बता रहा था ना कि जैसे आप जब आर्टिकलशिप में जाएंगे तो आपका एक बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम आ जाएगा। जैसे होता क्या है, आर्टिकलशिप में बहुत बारी बच्चे आते तो हैं बट काम करते नहीं है, बीच में आधे दिन में निकल जाते हैं, क्योंकि नए नए बच्चे मतलब कॉलेज से निकले हुए काम करते नहीं है। तो बायोमेट्रिक से क्या होता है, जब आप पंचिंग करेंगे और आपका ही अंगूठा लगेगा पंच आउट के टाइम पे भी, तो उनके पास एक डॉक्यूमेंटेशन रहता है कि यहाँ पे लोग काम करने आए थे। तो वो बायोमेट्रिक सिस्टम भी होता है, थंब लगा के चेक करने वाला। तो इस तरीके से होता है। तो टाइम कीपिंग के अलग अलग तरीके हो गए यहाँ पे। तो थ्योरी है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। नेक्स्ट, टाइम बुकिंग, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो हो गया बच्चों टाइम कीपिंग। टाइम कीपिंग का मतलब क्या हुआ, वो कितने बजे आया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया 8 बजे आया और 5 बजे गया, तो इसे बोल रहे हैं टाइम कीपिंग। कितने बजे आया, कितने बजे गया। टाइम बुकिंग का मतलब क्या होता है, इसके बीच में उसने किस किस के लिए कितना कितना काम किया। एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, इसके कीवर्ड्स में मार्क करवा दो, ये जो बोर्ड में लिखे हुए हैं इसी को मार्क करना है आपने। टाइम बुकिंग रेफर्स टू द मेथड वेयर इन ईच एक्टिविटी ऑफ एन एम्प्लॉय इज रिकॉर्डेड। टाइम बुकिंग फॉर कॉस्टिंग, ये सब समझ में आएगा आपको। जैसे ऐसा समझिए, आप कहीं पे काम करने जा रहे हैं, आप एज ए आर्टिकल समझिए, आप ऑफिस में गए, 8 बजे एंटर करे, पंच लगाया, टाइम इन हो गया और 5 बजे तक जा रहे हैं। तो 5 बजे तक जाएंगे तो बीच में कितने घंटे हो गए, 4 प्लस 5 आपके 9 आवर्स हो गए। तो 9 आवर्स का आपने काम किया। अब 9 आवर्स में आपने क्या क्या क्लाइंट के लिए काम किया। जैसे जब मैं बिग फोर में काम करता था, आर्टिकलशिप करता था, तो वहां पे क्या होता है कि क्लाइंट्स को, वो जो भी क्लाइंट होते हैं आपके पास, उनको बताया जाता है कि आपके इस काम के ऊपर इतने आर्टिकल्स लगे हैं
इतने घंटे का काम लगा है, तो वो कैसे नोटिंग होती है? जो भी बीच में काम किया जाता है, चाहे वो जॉब ए, काम ए, क्लाइंट ए इस पे किया गया हो, क्लाइंट बी पे किया गया हो, तो जो लेबर ने किस पे कितना टाइम डिवोट किया, उसी हिसाब से हम टाइम को बुक करते हैं। मतलब जिस लेबर ने जिस काम के लिए जितना टाइम लगाया, उस क्लाइंट से या उस जॉब पे उतना कॉस्ट का बर्डन ट्रांसफर करिए, तो इसे बोलते हैं टाइम बुकिंग। तो टाइम बुकिंग का हिसाब किताब भी रखा जाता है, वो रखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, बट रखा जरूर जाता है। तो इसको आप एक बार रीड कर लेंगे। जैसे यहाँ पे दो तरीके दे रखे हैं, एक है वन कंटेनिंग एनालिसिस ऑफ टाइम विद रेफरेंस टू ईच जॉब, द अदर विद रेफरेंस टू ईच एम्प्लॉय। जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक जॉब चल रहा है। जॉब का मतलब क्या होता है बच्चों? ये टर्म बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। जॉब का मतलब अगर मैं लेमन के हिसाब से समझूं तो जॉब का मतलब क्या होता है? कहीं पे आप काम कर रहे हैं एज ए एम्प्लॉय। बट कॉस्टिंग में जॉब का मतलब होता है कोई स्पेसिफिक काम, वर्क या फिर कस्टमर। अब मान लीजिए ये कोई स्पेसिफिक काम है आपका, जिसको हम यहाँ पे जॉब बोल रहे हैं, तो ये इसका ना कार्ड रखा जाता है कि कौन कौन लोग काम करते जा रहे हैं, कितने कितने घंटे काम करते जा रहे हैं, वो सारी नोटिंग जॉब वाइज हो रही है। और यहाँ पे बोला जा रहा है वही नोटिंग क्या हो रही है? एम्प्लॉय वाइज। जैसे कि हमने हर एम्प्लॉय को एक कार्ड दे दिया, हमने बोला ये है एम्प्लॉय 1, ये है एम्प्लॉय 2। अब एम्प्लॉय 1 ने कहां कहां काम किया, वो चीज, एम्प्लॉय 2 ने कहां कहां काम किया, वो चीज। इस चीज को अलग अलग तरीके से, मतलब जैसे मैंने बोला टाइम बुकिंग, इसको अलग अलग तरीके से किया जाता है, जिसके दो तरीके यहाँ पे गिवन है आपको। पेरोल प्रोसीजर अगेन सिंपल सा है भाई, टाइम कीपिंग, ये एक बार आप सिंपली रीड कर लेंगे, ये थ्योरी है, इसको आप रीड कर लीजिए, नथिंग मेजर, कि भाई टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट से किसने कितना काम किया। जैसे थोड़ा सा ये जो एक्सप्लेन कर रखा है ये प्रैक्टिकल चीजों का हो गया, एक बार चलो फटाफट से पिक कर ही लेते हैं, ऐसा करते हैं। देखिए टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट से ये पता लगता है कि भाई जैसे मान लीजिए आप किसी जगह पे काम कर रहे हैं, आपको 25 छुट्टियां अलाउड थी, आपने कितनी छुट्टियां ली, टाइम पे आ रहे थे नहीं आ रहे थे, वो डिपार्टमेंट के पास जाता है पेरोल। पेरोल डिपार्टमेंट वो है जो आपका पैसा देता है आपको, ठीक है। तो एचआर डिपार्टमेंट से आपकी एम्प्लॉय डिटेल्स वगैरह जाती है कि भाई कैसा काम कर रहा है, ये ढंग का काम कर रहा है नहीं कर रहा, प्रमोशन मिलेगी नहीं मिलेगी, अप्रेजल मिलेगा नहीं मिलेगा। और पेरोल डिपार्टमेंट अल्टीमेटली हमारी सैलरी बना के कॉस्ट या अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भेजता है। दोबारा से ये टाइम नोट करता है, ये परफॉर्मेंस नोट कर रहा है, ये पैसे बना के आपके आगे भेजता है और एम्प्लॉय को पैसे मिल जाते हैं। प्लस ये वाला हिस्सा इंपॉर्टेंट है इसमें, स्टैट्यूटरी बॉडीज जैसे गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह डिडक्ट होते हैं। ये बच्चों इस पे थोड़ा सा मैं टाइम लगाऊंगा इस वीडियो के अंदर। ये वाला जो डायग्राम बना हुआ है ना, ये वाला तो हिस्सा आप सिंपली रीड कर लीजिए, बट ये जो डिडक्शन वाला हिस्सा है इसके ऊपर मैं थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा, जो कि आपके नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, तो इसको आप ढंग से हाईलाइट करिएगा। ये पूरा का पूरा टाइप्स ऑफ डिडक्शंस, इसको मैं डिटेल में स्टडी करवाऊंगा आपको। हो सकता है कि आपको ये पता भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको नहीं पता हो सकता है आपको पता हो, पर किसी बच्चे को बाय चांस ये याद ना हो तो फटाफट से रिवाइज हो जाएगा। स्टैट्यूटरी डिडक्शंस जैसे कि पहला प्रोविडेंट फंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोविडेंट फंड, एक स्टैट्यूटरी बॉक्स बना रखा है जहां पे बोला है कि हर इंप्लॉय को अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा पीएफ के अंदर कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और उसी के बराबर का हिस्सा कौन कंट्रीब्यूट करेगा? एम्प्लॉयर भी। तो ये सैलरी में से वो हिस्सा है जो कंपनी की कॉस्ट में तो आता है, बट कैश के फॉर्म में एम्प्लॉय को नहीं मिलता। दोबारा से मान लीजिए कि 1 लाख रुपए की कंपनी की कॉस्ट है, तो कंपनी ने एम्प्लॉय को 1 लाख रुपए दे दिया, बट एम्प्लॉय के पास 1 लाख रुपए पहुंचता नहीं है, उसके अंदर से कुछ हिस्सा कट के किसके पास डिपॉजिट हो जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इन द फॉर्म ऑफ प्रोविडेंट फंड। सिमिलरली एक और स्कीम है ईएसआई, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ये भी कहां से कटता है बच्चों? ये कटता है आपकी अगेन कॉस्ट, जो कंपनी ने आपको 1 लाख रुपए दिया, उसमें से कुछ पैसे कट के स्टेट इंश्योरेंस में चले जाएंगे। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंपल्सरी कर रखा है कुछ सिचुएशंस के अंदर। टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ये तो आपने टैक्सेशन में डिटेल में पढ़ा होगा टीडीएस क्या होता है। अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास एक तरीके से आपका टैक्स डिपॉजिट हो गया है, तो जब आप इनकम टैक्स भरेंगे उसके अंदर से ये पहले से ऑलरेडी डिडक्टेड होगा, या तो आपको रिफंड मिल जाएगा या फिर आपको
ये पता लग जाएगा कि आपने ऑलरेडी कितना पे कर रखा है, एक्स्ट्रा कितना पे करना है। तो ये सिंपल। प्रोफेशनल टैक्स, कोई कुछ स्टेट्स के अंदर प्रोफेशनल टैक्सेस इंपोज कर रखे हैं। इसके अलावा अदर डिडक्शंस, अगर कोई एम्प्लॉय चाहे, जैसे एग्जांपल के तौर पे गवर्नमेंट ने मान लो 7.5% का प्रोविडेंट फंड का बोल रखा है, तो अगर एम्प्लॉय चाहे तो वो खुद की मर्जी से किसी प्रोविडेंट फंड के अंदर फर्दर भी डिपॉजिट करवाना चाहे तो वो भी कर सकता है, फर्दर कंट्रीब्यूट करना चाहे वो भी कर सकता है। कंट्रीब्यूशन टू एनी बेनेवोलेंट फंड, मतलब कोई अगर एम्प्लॉयर ने कोई ऐसा फंड बना रखा हो जहां पे वो कंट्रीब्यूट करना चाहे तो वहां पे भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। ये कंपनी स्पेसिफिक भी हो सकता है। लोन डिडक्शन, किसी एम्प्लॉय ने कोई लोन ले रखा है, उसकी ईएमआई जानी है। अदर एडवांसेस एंड ड्यूज, जैसे कि कोई दिवाली वगैरह आती है तो आप कॉर्पोरेट्स के अंदर जब जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि वहां पे दिवाली के टाइम पे बहुत बोनसेस दिए जाते हैं। आर्टिकल्स को तो बस चॉकलेट टॉफी देके निपटा दिया जाता है, बट अगर आप सीनियर लेवल पे देखेंगे तो वहां पे मॉनेटरी एस्पेक्ट्स भी होते हैं, तो वो भी किस तरीके से पे होते हैं वो भी चीज आती है यहाँ पे। अब आते हैं आइडल टाइम के ऊपर। बच्चों इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्यों? क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल बेस्ड भी हम करने जा रहे हैं। तो होपफुली इससे पहले का थ्योरी का हिस्सा आपको कवर हुआ हो। कोई भी डाउट्स आते हैं अगेन कमेंट सेक्शन में जाइए, जरूर कमेंट छोड़िए मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबसे इंटरेक्ट करके। नेक्स्ट आते हैं आइडल टाइम, समझते हैं इसको आइडल टाइम क्या है। जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल लेते हैं। आप सुबह 7 बजे से लेके 1 बजे तक पढ़ाई करते हैं, ठीक है? कितने घंटे हो गए ये 5 घंटे हो गए, प्लस 6 घंटे पढ़ाई करते हैं। या फिर चलो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, रुकिए प्रैक्टिकल एग्जांपल पिक करते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। रियल लाइफ के अंदर 9 बजे से लेके 5 बजे तक ये जो 8 घंटे होते हैं, इसको रियल लाइफ में एक दिहाड़ी बोलते हैं, एक दिन की एक दिहाड़ी। मतलब अगर आप एक लेबर को दिन का 300 रुपए दे रहे हो, 300 रुपए पर डे के हिसाब से, तो आपका वो 8 घंटे के लिए काम करके देगा, जो आप बोलेंगे वो काम कर देगा आपके लिए लेबर, 9 बजे से लेके 5 बजे तक। यानी कि आप उसको पेमेंट कितने घंटे का कर रहे हो? 8 घंटे का। बट जब आप उसको 9 बजे लेकर आते हो ना, तो लेबर को पहले लेकर आने के लिए 15 मिनट लग जाएंगे, 15 मिनट वेस्ट होंगे, फिर वो 15 मिनट पहले काम करना छोड़ देगा, ठीक है? अगर इसको भी मैं हटा दूं तो ऐसा समझ लीजिए, अगर मैं और प्रैक्टिकल सिनेरियो की बात करूं, बीच में 1 घंटे का तो आपको उसको ब्रेक देना ही पड़ेगा, 1 बजे से लेकर 2 बजे तक का। ये तो देना ही पड़ता है, कंपल्सरी होता है। तो मुझे बताइए 8 घंटे का तो आप पेमेंट कर रहे हैं, बट उससे प्रोडक्टिव काम कितने घंटे का मिल रहा है? 7 घंटे का। अभी तक जो मैंने बोला उसके अकॉर्डिंग 7 घंटे का टाइम मिल रहा है आपको। तो बीच में 1 घंटे को हम बोलते हैं आइडल टाइम, यानी कि पेमेंट और टाइम, जो प्रोडक्टिव टाइम है, काम करने का टाइम है, उसके बीच का जो डिफरेंस आता है उसे बोलते हैं आइडल टाइम। अब आइडल टाइम भी 2 तरीके का होता है। ये वाला जो मैंने एग्जांपल दिया इसे बोलते हैं नॉर्मल आइडल टाइम, जो हमें पहले से पता है कि भाई इतना तो टाइम देना ही पड़ेगा। अब कभी कभार क्या होता है, मान लीजिए लेबर आपके यहाँ पे बैठी है बट आपके पास कोई सामान नहीं है, कोई रॉ मटेरियल नहीं है, तो हुआ क्या, 3 से 4 बजे के बीच में लेबर बैठी हुई है और 1 घंटे के लिए उसके पास कोई सामान नहीं है, 1 घंटा फर्दर आइडल टाइम हो गया। यानी कि उसने टोटल 6 घंटे ही काम किया होगा, 6 घंटे ही होगा टाइम, प्रोडक्टिव टाइम। अब ये 1 घंटे का जो आइडल टाइम है, मुझे बताइए ये नॉर्मल है, ये होता ही होता है, या फिर आपकी किसी गलती की वजह से हुआ है? इसे बोलते हैं एबनॉर्मल आइडल टाइम। दोबारा से, वो आइडल टाइम जो पहले से पता है आपको होगा ही होगा, जो उसे बोलते हैं नॉर्मल आइडल टाइम। इसका ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू एबनॉर्मल आइडल टाइम, जहां पे आप इसको अवॉइड कर सकते थे अगर आप बेटर प्लानिंग करते या इसके लिए सोच के रखते। तो इस चीज को यहां पे लिखा हुआ है, देखिए, द टाइम ड्यूरिंग विच नो प्रोडक्शन इज कैरिड आउट बिकॉज द वर्कर रिमेन्स आइडल बट आर पेड। आइडल टाइम कैन बी नॉर्मल आइडल टाइम और एबनॉर्मल आइडल टाइम, ठीक है?
normal idle time cannot be avoided or reduced in normal course of business. Apart from normal idle time, there are many factors which give rise to abnormal idle time. सिंपल भाषा में अगर बात करें नॉर्मल आइडल टाइम का होता क्या है, इसकी वजह से जैसे हमने नॉर्मल लॉस किया था ना मटेरियल के चैप्टर के अंदर, इसकी वजह से आपका कॉस्ट ऑफ लेबर पर आवर बढ़ जाता है और इसकी वजह से जो भी इफेक्ट आता है वो सीधा कहां ले जाते हैं, कॉस्टिंग पीएनएल के अंदर सीधा। तो इस चीज के कुछ क्वेश्चंस भी गिवन है, देखते हैं फटाफट से। चलो ये सब कुछ लिखा हुआ है, आप एक बार रीड कर लेंगे, बाकी सब तो वो डिटेल में लिखा हुआ है। हम ये रिवीजन पर्पस से बना रहे हैं तो थोड़ा सा हमारा पर्पस डिफरेंट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हमारे बेसिक पेमेंट है, डियरनेस अलाउंस है, बोनस है, अदर अलाउंस है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ध्यान रखना एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ 10% ऑफ दिस अर्निंग्स। X works for 2400 hours per annum, out of which 400 hours are non-productive, यानी कि this is idle time and treated as normal idle time. You are required to compute the effective hourly cost of employee X. तो next पेज पे जाते हैं, ये देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 10,000 ये पर मंथ निकाल रखा है, तो पर एनम निकाल दिया, इसका डियरनेस अलाउंस बोनस ये सब निकाल के ऐड कर दिया। अब इसको डिवाइडेड बाय 2000 किया है, 2000 मतलब 2400 माइनस 400, 2400 ही था बिल्कुल, ठीक है। तो इफेक्टिव आर्ली रेट हमारा इतना निकल के आ गया और ये देखिए वर्किंग नोट में लिखा भी हुआ है। अब बच्चों का कभी कभार डाउट मेरे सामने ये आता है कि सर अगर ये 400 नॉर्मल की जगह एबनॉर्मल होता तो क्या करते, तो हम इसको कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से। अगर ये नॉर्मल की जगह एबनॉर्मल होता तो हम करते 217200 डिवाइडेड बाय 2400, ठीक है। यहाँ पे एक रेट निकल के आ जाता, रेट निकल के आता जो मान लो x रेट निकल के आ गया, ठीक है। जो ये रेट निकल के आता ना, हम क्या करते 400 घंटे मल्टीप्लाइड बाय ये रेट, इसको हम पीएनएल में भेज देते सीधा। इन अदर वर्ड्स ये जो 400 घंटों का लॉस हुआ है इसको इन 2000 घंटों ने एब्जॉर्ब कर लिया इन द केस ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम। बट अगर यही एबनॉर्मल होता तो हम 2400 से डिवाइड करते, रेट को मल्टीप्लाई करते 400 से और पीएनएल में अमाउंट भेज देते। नेक्स्ट, कोई भी डाउट है बच्चों, कहा कमेंट सेक्शन में जाइए फटाफट से, कोई भी डाउट है वहां पे जाइए कमेंट ड्रॉप करिए। नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन नंबर 2। इन अ फैक्ट्री वर्किंग 6 days in a week and 8 hours each day, a worker is paid at the rate ₹100 per day, basic plus DA 120% of basic. He is allowed to take 30 minutes off during his hour shift for meal break and 10 minutes recess for rest. यानी कि 30 minutes और 10 minutes वर्डिंग से क्या समझ में आ रहा है बच्चों, यह है नॉर्मल आइडल टाइम। During a week, his card showed that his time was charged to this. मतलब इतना उसने प्रोडक्टिव टाइम काम किया है। तो अगर मैं देखूं 6 दिन मल्टीप्लाइड बाय 8 घंटे विच इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 48 आवर्स। इतने घंटे तो हमने पेमेंट किया उसको, बट उसने काम कितने घंटे किया, इतने घंटे। प्रोडक्टिव टाइम कितना है 30 हो गया, ये 40। तो इसके अंदर से 40 के अंदर से 8 आवर्स आइडल टाइम निकल के आ रहा है। अब ये देखना है इसके अंदर से नॉर्मल आइडल टाइम कितना है और एबनॉर्मल आइडल टाइम कितना है। द टाइम नॉट बुक्ड वाज वेस्टेड व्हाइल वेटिंग फॉर अ जॉब, मतलब एबनॉर्मल है। जैसे मैंने पीछे समझाया ना कि 1 घंटा 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में कुछ टाइम वेस्ट हो गया, क्यों, एबनॉर्मल रीजंस की वजह से। आपके पास काम नहीं था, भूकंप आ गया, कुछ भी, तो उसे एबनॉर्मल बोलेंगे। तो देखिए टोटल इफेक्टिव आवर्स इन अ वीक 8 आवर्स माइनस नॉर्मल इंटू 6 44 आवर्स, यानी कि ये वाला हिस्सा हमारा नॉर्मल आइडल टाइम। तो यहाँ पे आ जाता है 100 प्लस 120% ऑफ 100 रुपीज इंटू 6, इतना तो टोटल पेमेंट किया हमने। ये बेसिक हो गया और ये डियरनेस अलाउंस हो गया। तो वेज रेट कितना निकल के आ गया 1320 डिवाइडेड बाय 44 विच इज इक्वल टू ₹30 पर आवर। तो वेज रेट ये निकल के आ गया और हमें पता लग गया कि भाई एबनॉर्मल इतना है। देखिए ना 48 में से 4 तो नॉर्मल था और 40 हमने बुक किया, तो 4 घंटे एबनॉर्मल हो गया ना। इनको दूसरी तरीके से कैलकुलेशन दिखा रखी है। तो देखिए 30, अब हमने जॉब के लिए इतनी बुकिंग कर दी। अच्छा यहाँ पे ध्यान से सुनना बच्चों,
इसे बोलते हैं जॉब या फिर टाइम बुकिंग। जो मैंने पीछे भी टर्म समझाया था ना, इसे बोलते हैं टाइम बुकिंग। इसे कहते हैं बच्चों, आप कमेंट सेक्शन में जाके ये मत लिखना हिप हॉप, इसे कहते हैं टाइम बुकिंग बच्चों, टाइम बुकिंग। और ये जो 120 रुपए निकल के आ रहा है, इसको हम देखिए सीधा सीधा पीएनएल में ले गए, क्योंकि एबनॉर्मल रीजंस की वजह से था। तो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं कि पहले तो हमने टर्मिनोलॉजीज कवर की, फिर उसके बाद इसको कैसे अप्लाई कर रखा है। एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर में से सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो दो सबसे मेजर है, ये क्वेश्चंस भी आने के चांसेस है, बट दो कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है जिनको आगे आने वाली वीडियोस में मैं कवर करूंगा। आज के इस वीडियो के अंदर मैं यहीं तक कवर कर रहा हूं। होपफुली इस वीडियो के साथ आपके स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट्स कुछ रिवाइज हुए हों। तो अगर ये वीडियोस आपको बेनिफिट दे रही है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए इनको। मुझे बताइए कि आपको और क्या चाहिए इन वीडियोस के अंदर। कोई भी अगर आपके दिमाग में सजेशन आ रही हो, कोई फीडबैक आ रहा हो, तो मुझे जरूर बताइए। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, आप सबसे फीडबैक मिलता है। कोई डाउट्स है तो वो भी बताइए। इस वीडियो को जरूर शेयर करिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिए चैनल को और जुड़े रहिए मेरे साथ ताकि और भी वीडियोस आप देख सके। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।